हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज कोशिश करूंगा आपको एक फिजिक्स का टॉपिक समझाने की। टॉपिक का नाम है न्यूटन की गति के नियम। देखो, आप पढ़ाई किस तरीके से करो ऑनलाइन, ये बहुत जरूरी है। मैं जो आपको टॉपिक्स बना रहा हूं, जो अपनी प्लेलिस्ट बना रहा हूं, कोशिश करो उन प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को देखो। सारी वीडियो एक साथ ना देख के, अगर एक साथ देखोगे तो ऐसा लगेगा एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटी की, एक हिस्ट्री की, एक इस तरीके से। तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट के हिसाब से देखिए। तो उसमें क्या, एक प्लेलिस्ट फिजिक्स की है तो उसी में फिजिक्स की वीडियो होंगी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की वीडियो होंगी, विविध है तो विविध की वीडियो होंगी, मैथ है तो मैथ की वीडियो होंगी, रीजनिंग है तो रीजनिंग की वीडियो होंगी। उससे आपको समझने में आसानी आएगी। अब बात करते हैं हम आज फिजिक्स का टॉपिक लेने की, न्यूटन की गति के नियम। ये समझिए पहले क्या है। न्यूटन एक व्यक्ति था या एक वैज्ञानिक कह सकते हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में कब 1687 में, न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति को नियंत्रित करने के ऊपर कुछ लेख लिखे, और वो जो नियम बनाए गति को नियंत्रित करने के, वो भविष्य में चलकर न्यूटन की गति के 3 नियम बने। न्यूटन की गति के 3 नियम बने। तो पहला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियम जो पहली बार कब आए? 1687 में। किस पुस्तक में आए? प्रिंसिपिया में। न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इन्हें सिंपल भी कह सकते हैं, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। तो गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन मतलब इंग्लिश में गति को मोशन कहते हैं, तो वही हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं ये नियम है क्या? ये नियम है क्या? मैंने आपको पहली ही चीज बताई, ये नियम गति को नियंत्रित करने के लिए है। ये नियम क्या है? गति को नियंत्रित करने के लिए। तो पहला नियम क्या कहता है, जरा समझिए। सभी वस्तुएं अपनी पूर्ण अवस्था में रहना चाहती हैं। ये पूर्ण अवस्था, इस वर्ड को समझिए। पूर्ण अवस्था का मतलब वो क्या कह रहा है, यानी कि अगर कोई वस्तु चल रही है वो चलती रहना चाहती है, कोई वस्तु रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है। कब तक? जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आप इस बात को समझिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है, वो क्यों रुकती है? वो क्यों रुकती है? 2 रीजन उसके मेन है। एक, आप ब्रेक मारते हो, दूसरा पृथ्वी के घर्षण बल के कारण। दोनों ही बाह्य बल है, यानी कि बाहर से किसी वस्तु पर लगाए जा रहे, वस्तु पैदा नहीं कर रही। अगर ये दोनों बल ना लगे तो वस्तु क्या होगा? चलती रहेगी। उस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया बल भी लगता है हवा का। जब आप हवा को चीरते हुए जाओगे वो वापस धक्का देगी। तो वस्तु को रुकने के लिए, चलती वस्तु को रुकने के लिए बाह्य बल काम कर रहे हैं ना। ऐसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, वो जब तक नहीं चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मोटरसाइकिल है, खड़ी रहेगी। अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक आप स्टार्ट करके उसका एक्सीलेटर ना दे, यानी कि कोई बाह्य बल पैदा ना करे। तो इसी को कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यानी कि कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहते हैं, जरा समझो। ये जड़त्व का नियम, ये है न्यूटन का प्रथम नियम। फिर जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, और इसे ही जड़त्व कहते हैं। ये तो मैंने बताया पूर्ण अवस्था का मतलब क्या, इसे ही जड़त्व कहते हैं। इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 2 नाम पता पड़ गई न्यूटन की गति का। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, उनका नियम भी कहते हैं। ये हो गई बुक की परिभाषाएं, ये हो गई बुक की परिभाषा समझने के लिए। अब थोड़ा हमारी गमारू भाषा पे भी आ जाइए, कैसे समझे।
दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु, जब एक वस्तु गति में है और एक वस्तु जड़त्व में है, रुकी हुई है, जड़त्व कहना यहां जड़त्व, तो आपको मैंने बता दिया, चाहे गति में है चाहे रुकी हुई है उसे जड़त्व कहेंगे, जो अपनी पुरानी अवस्था में रहना चाहती है। लेकिन यहां जड़त्व वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो कह रहा हूं जड़ा हुआ, रुका हुआ। अगर कोई एक वस्तु रुकी हुई है और दूसरी वस्तु गति से उससे टकरा रही है, क्या बोला, पहला नियम कब लगेगा, अगर एक वस्तु रुकी हुई है और दूसरी वस्तु गति में आके उससे टकरा रही है, गति में, या आधी वस्तु गति में है कोई सी नीचे ऊपर वाली और आधी वस्तु रुकना चाह रही है, तो न्यूटन का प्रथम नियम लगता है। कब लगता है, जब एक वस्तु गति में हो और एक वस्तु स्थिर हो, जब उनकी टक्कर हो, या आधी वस्तु गति में हो, आधी को हम रोकना चाह रहे हैं, पूरी नहीं रुक पा रही, रोकना तो हम पूरी को चाह रहे पर आधी रुक रही है या आधी चल पा रही है, उसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। कैसे कहते हैं, मैं इसके ऊपर सारे एग्जाम्पल अब हो जाएंगे अगर मेरी परिभाषा पे जाओगे आप। क्वेश्चन आता, दौड़ते हुए बच्चे का ठोकर खाकर अचानक गिर जाना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। अब आप जरा बताइए, जब आप भाग रहे हो तो आपका पूरा शरीर भाग रहा है या आधा शरीर भाग रहा है, ये बताइए। जब हम भाग रहे हैं सड़क पे तो हमारा पूरा शरीर भाग रहा है, लेकिन जब ठोकर लगी पैर में तो पैर रुक गए, पैर के आगे पत्थर आ गए, पैर के रुक, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या है, गति में, तो वो क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। तो मैंने बताया आधा हिस्सा गति में आधा जड़त्व में, कौन सा नियम होता, न्यूटन का प्रथम नियम। समझ गए। अभी ज्यादा एग्जांपल पे बाद में बात करेंगे, मिक्सचर करके पहले नियम तीनों समझ लें, दूसरे को भी बात करते, तीसरा बिल्कुल आसान है, पहले इसे ले लेते हैं। इसमें मैंने बताया एक वस्तु गति में हो, एक वस्तु जड़त्व में हो, रुकी हुई हो, जब उनकी टक्कर हो, या आधी वस्तु गति में हो आधी रुक रही हो, जब ये लगेगा। ये कब लगेगा, जब आप कोई क्रिया करो, एक दिशा में बल लगाओ और वो वस्तु दूसरी दिशा में बल लगा दे। जितना बल आप एक दिशा की तरफ लगाते हो वो वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा दे। कैसे, आप गोली आगे चला रहे हो, बंदूक को गोली पीछे झटका दे रही है, तो जितनी स्पीड से गोली आगे जाती है उतना ही बल पीछे की तरफ लगाती है। समझ रहे हो नहीं। आगे देखिए, नाव के किनारे, नाव में आप खड़े हो, ये पानी का तालाब है और यहाँ एक छोटी सी नाव है और आप इधर कूदो तो क्या होगा, आप इधर कूदोगे नाव पीछे की तरफ चली जाएगी, और अगर आप इधर कूदोगे तो नाव इधर की तरफ चली जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ जाएगी। तो ये कौन सा नियम लगेगा इसमें, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, बल का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु से उत्पन्न होने वाले त्वरण पर, ये ध्यान रखना, यानी कि बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न होने वाले त्वरण, त्वरण ए, द्रव्यमान जरा समझिए, यानी कि वस्तु में कितना भार है। आप इस बात को समझिए, आपको एक मोर के पंख से मैं पूरी जान से खींच के मारूं, मोर का पंख से पूरी जान से आपको यहां पे मारूं, पिटाई करूं, आप नहीं सुना पा रहे हैं और मैं यहां पे मार रहा हूं मोर का पंख, आपको कितना दर्द होता, बहुत ना के बराबर मोर के पंख से दर्द होगा। और अगर एक डंडी लेके लकड़ी की, कट्ठे की लकड़ी ले ले और उसे मारूं यहां, दर्द ज्यादा होगा। क्यों दर्द ज्यादा हो रहा है, कभी सोचा? त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी कि कितनी गति से वस्तु आ रही है, उसको कितना बढ़ता जा रहा है, वो त्वरण है। त्वरण, द्रव्यमान, संवेग, आवेग, बल, ये अलग से एक हेडिंग में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन 100 के 100% आएगा, रेलवे ग्रुप डी में। तो इसीलिए मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, सारा एक ही उसमें क्लास में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, एक दिन में ना हम ज्ञानी बन सकते हैं ना आप ज्ञानी बन सकते हो। लेकिन यहां समझिए, आखिर फिर जब त्वरण दोनों का बराबर है, मोर का पंख भी उसी स्पीड से खींच के मारा और एक डंडी भी उसी स्पीड से खींच के मारी, डंडी से चोट ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जो भार है
डंडी के अंदर वो मोर के पंख से ज्यादा है। तो वो यही कहना चाह रहा न्यूटन की दूसरी गति के नियम में कि गति पे द्रव्यमान का क्या होता, सीधा असर पड़ता है। इसीलिए उसने क्या कहा, F बराबर m गुणा a। यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। इसे समानुपाती या समानुपाती की जगह एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकता, अनुक्रमानुपाती। यानी कि वो क्या कह रहा, जो बल है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। और अगर मैं यहां कह दूं द्रव्यमान क्या है, तो बल, अब इनमें से अगर कोई सी एक चीज की तुलना करें और जब वो उल्टा आ जाए 1 में, तो वो होता व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या ये व्युत्क्रमानुपाती है? नहीं है। आगे चलते हैं जरा। इससे हमें वो सारे नियम मिलेंगे जिनसे हमें चोट कम लगे, गति से चोट कम लगे या गति से असर कम हो। जैसे कि अगर मैं आपकी तरफ को बॉल फेंक के मारूं, एक बॉल बड़ी एक छोटी, एक भारी है, एक लोहे की बॉल है, एक रबड़ की बॉल है, दोनों का वजन सेम है, तो चोट लगती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि लोहा जो है वो पिचकेगा नहीं। लेकिन अगर दोनों के द्रव्यमान में अंतर, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल, तो किसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी? बड़ी बॉल को रोकने में ताकत ज्यादा लगेगी, क्योंकि क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल किसमें, जितना द्रव्यमान बढ़ता जाएगा बल भी ज्यादा करना पड़ेगा, जब तो बराबर होगा। तो जितना बड़ा द्रव्यमान होगा गति को रोकने के लिए वस्तु की, उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल अगर दोनों आ रही है, तो किसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? बड़ी वस्तु को। आप ऐसे समझिए, एक बस 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक गाड़ी भी 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो किससे ज्यादा नुकसान होगा अगर वो किसी बिल्डिंग में ठोक दे? वो किसी बिल्डिंग में ठोक दे तो बस से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बस का द्रव्यमान ज्यादा है। पहली चीज, मैं समझता हूं तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, नियम नहीं आएगा। नियम की परिभाषा पूछ लेता है आजकल, तो डी ग्रुप में कुछ भी पूछ रहा है, तो नियम की परिभाषाओं पे भी इसलिए बात की। लेकिन जो असली चीज है, इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है, क्योंकि बल भी क्या कहता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की पुरानी अवस्था में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन की कोशिश करता है। अब ये भी तो मैं कह रहा हूं, पूर्व अवस्था वस्तु बनाए रखना चाह रही है, लेकिन कोई बाह्य बल आकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो बल की परिभाषा किससे आई है? अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। और बल का व्यंजक, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है वो प्रथम नियम का ही भाग है। ये ध्यान रखना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही भाग है, प्रथम नियम का ही भाग है। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिली है, और गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिला है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण, तीसरे नियम से संवेग संरक्षण, जिस सिद्धांत पर रॉकेट उड़ता है, जिस सिद्धांत पर रॉकेट उड़ता है। अब एग्जांपल कैसे आएंगे? मैंने कहा एक कंबल को लेके आप एक डंडे से पीटने लगो, न्यूटन की गति का कौन सा नियम इस पे अप्लाई कर रहा है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम इस पे लग रहा है? आप सोचोगे फंस गए। अरे क्यों फंस गए? एक वस्तु रुकी हुई, एक वस्तु गति में, कौन सा नियम बताया? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। गाड़ी में लगी स्प्रिंग, गाड़ी में लगी स्प्रिंग क्या करेगी? जब गाड़ी जाती है तो धचकी में आने के बाद ऊपर नीचे, वो क्या कर रही है? लगने वाले बल को नियंत्रित कर रही है। कौन सा करता? दूसरा नियम। बड़ी चीजों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान को नियंत्रित करना। तो जितनी भी चीजें गाड़ी में लगे सोकर, ट्रक में लगी कमानी, बस में लगी कमानी, अधिक गहराई में कील गाड़ने के लिए हथौड़े को तेज मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है? बल बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? बल बढ़ाने के लिए। और कुछ एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके? बिल्कुल बन सकते हैं। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, पहले फर्स्ट के एग्जाम्पल्स क्लियर करता हूं थोड़े से। मैंने एक अमरूद तोड़ने के लिए या आम तोड़ने के लिए पेड़ पे पत्थर मारा,
तो पेड़ क्या है? स्थिर, पत्थर क्या गति में, तो कौन सा नियम होना चाहिए? न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं। मैंने कंबल वाला बताया, खाट में आपके खटमल हो रहे हैं, आप खाट की डंडे से पिटाई कर रहे हो, न्यूटन की गति का कौन सा नियम? पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। ठीक है, इसमें एक वस्तु, आप बस में बैठे हो, बस चल रही, अचानक चले तो क्या होता? जो हिस्सा बस की सीट पे चिपका हुआ वो बस के साथ चल देगा, बाकी पीछे हो जाता। तो बस के अचानक चलने पर पीछे की तरफ झटका लगना और बस के अचानक रुकने पर आगे की तरफ गिर जाते हैं बहुत से खड़े व्यक्ति। तो वो क्यों गिरते हैं? जो हिस्सा बस के साथ चिपका हुआ बस की तली पे या बस की सीट पे, वो जैसे ही बस आगे की तरफ चलेगी हिस्सा भी आगे चल देगा। लेकिन जो हिस्सा स्वतंत्र है, सीट से लगा हुआ नहीं है या हम खड़े तो फर्श से लगा हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा? जब अचानक चलेगी तो वो पीछे रह जाएगा। जड़त्व का नियम, क्योंकि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था बनाए रखना चाहती है। पैर चल दिया आगे, आप ऐसा समझिए वस्तु है, पुरानी अवस्था बनाए रखना चाहती है, पैर चल दिया आगे वस्तु के साथ। देखो मेरे हाथ के साथ, हाथ मेरे बस की तली मान लो, तो क्या होगा? जब आगे चलती है तो पैर भी आगे चलती है और ऊपर वाला हिस्सा पीछे रहना चाह रहा था, हम क्या होगा? पीछे की तरफ गिर जाएंगे। अब हम ऐसे जा रहे हैं, बस ने अचानक ब्रेक मार दिए, पैर भी रुक गए, लेकिन ऊपर वाला हिस्से में अब भी गति है, तो क्या होगा? आगे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि पैर तो रुक गए, बस के तली के साथ चिपके हुए थे, लेकिन ऊपर वाला हिस्से में गति है, वो किसी से चिपका नहीं, तो आगे गिर जाएंगे। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। कुछ इंपॉर्टेंट नियम हो रहे हैं। हथौड़े के हत्थे को करने के लिए, टाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें टाइट करने के लिए लोहे वाली तरफ से नहीं, हत्थे वाली तरफ से नीचे मार देते हैं, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी अवस्था बनाए रखना चाह रहा। हथौड़ा ऊपर की तरफ गति जब करेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया भी हल्की सी होगी, लेकिन असली जो होगा न्यूटन की गति का पहला नियम होगा। और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? लंबी कूद वाले खिलाड़ी कूदने के दौरान क्या करते हैं? लंबी कूद वाले खिलाड़ी का दौड़ना, दौड़ते क्यों है वो जरा देखना। लंबी कूद वाला इसमें भी आ सकता, लंबी कूद वाला इसमें भी आ सकता, दोनों में अंतर क्या होगा? इसमें और इसमें। लंबी कूद वाला जब दौड़ता हुआ आएगा तो वो इस नियम के अनुसार, क्यों? जब वो दौड़ता हुआ आएगा तो उसके शरीर में गति होगी, होगी नहीं होगी? और वो गति उसे आगे की तरफ ले जाएगी, जब वो कूदेगा आगे की तरफ ले जाएगी। अब मैं एक जगह खड़ा हुआ कितना ही कूद लूं, कितना ही कूद लूं, लेकिन आगे थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन अगर यही मैं भगता हुआ कूदता तो जिधर की तरफ मेरा शरीर पहले गति में, उधर की तरफ मुझे उड़ाता हुआ ले जाएगा। तो इसमें तो आ गया दौड़ना, तो इसमें कौन सा आएगा लंबी कूद का? इसमें आएगा लंबी कूद का या ऊंची कूद का। कूदने से पहले गड्ढा कर लेते हैं ना, मट्टी को थोड़ा खुदाई करके सॉफ्ट कर लेते हैं जिससे पैर ना ठुके। मैंने बताया ना, इसमें बल की ताकत को कम करा जाता, जैसे गाड़ी में सोकर लगा दी, एकदम नीचे जाके ना टकराए और पलट ना जाए। ऐसे हम एकदम कूदे तो मट्टी थोड़ा नीचे दब जाए, हमें थोड़ा बल कम लगे, बल कम लगे। अधिक गहराई में कीले गाड़ने के लिए भारी हथौड़ा, ये भी इसका उदाहरण है। ये कुछ खास उदाहरण है, आगे चलते हैं। इसके लिए क्या है? बंदूक से चलने वाली गोली। अच्छा, बंदूक से वाला एक क्वेश्चन यहां आता, एक क्वेश्चन यहां आता बंदूक वाला, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर बंदूक से हमने गोली चला के शीशे में मारी तो शीशा टूटता नहीं है, शीशे में होता छेद। क्या होता? शीशे में छेद। तो वो छेद होता पहले नियम के कारण। और जो बंदूक वापस झटका देती है गोली आगे की तरफ चलने पे, वो होता क्रिया प्रतिक्रिया। गोली आगे की तरफ गई, बंदूक ने पीछे की तरफ झटका मारा, लेकिन गोली चलने पर शीशे में छेद। पहला नियम क्यों है? पहला नियम क्या करता है? जिस हिस्से पे गोली टकराई उस हिस्से में आ गई गति और बाकी हिस्सा क्या रह गया? जड़त्व में। तो मैंने बताया आधे हिस्से में गति, आधे में जड़त्व। कौन सा नियम है? पहला। और इसमें गति इतनी तेज होती है बाकी शीशे को पता ही नहीं पड़ता, वो जो गोली टकराई है वो हिस्सा कट के गोली के साथ चला जाता है। अगर यहीं हम गोली की जगह पत्थर मारे तो स्पीड थोड़ी कम होती है, उससे क्या होगा? पूरा शीशा चटक जाता। वो भी पहला नियम है, जड़त्व का नियम। कि शीशा स्थिर है, पत्थर में गति है, वो उसे तोड़ देता। अगर पत्थर को इतनी तेज मारा जाए, इतनी तेज मारा जाए कि जिस हिस्से पे टकराया उसे इतनी तेजी से काट के आगे ले जाए कि बाकी हिस्से को पता ना पड़े, तो भी शीशा नहीं फूटेगा, तो भी शीशा नहीं फूटेगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो मैं दूसरा टॉपिक डालेंगे वो भी अभी फिजिक्स का होगा। आज कोशिश करेंगे फिजिक्स के थोड़े टॉपिक खींच लिए जाएं। अब मैं डालूंगा न्यूटन की गति की समीकरण की बात करेंगे थोड़ी सी।
लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसके कुछ मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके बुक्स में नहीं है, बाकी तो आपके बुक्स में, इसलिए मैंने खास खास वो लिए जो थोड़ा अलग से आपको मिल जाए। धन्यवाद।